पहले चरक तो खत्म करें बेटा, इसके बाद मैथ वो आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा जो और मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लाएगा, फिर सब और परेशान होंगे। चलिए हम लोग पहले वीडियो देख लेते कोई आसान से नाम रख देंगे ना मैम। हैं। हाँ हाँ, ABCD रख लेंगे हम लोग। चलिए आज हम डिस्क डेसिकेशन सीख रहे हैं, क्योंकि मैम ने एक रिपोर्ट भेजी है, तो मैम को समझाने के लिए डिस्क डेसिकेशन। नहीं आवाज आ रही है बेटा? किसी और को भेजूं क्या बेटा? किसी और को बोले क्या? उसे काली और सेंटर से सफेद होती है। हाँ, जब उसमें आ गए। पानी की, अगर आपके MRI रिपोर्ट में डिस्क डेसिकेशन आया है तो इसका क्या मतलब है? डिस्क डेसिकेशन का सिंपल शब्दों में मतलब है कि आपकी डिस्क जो है वो डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम हो रही है। अगर आप नॉर्मल कोई डिस्क देखें तो वह नॉर्मली आजू बाजू से काली और सेंटर से सफ़ेद होती है। जब उसमें पानी की मात्रा कम हो जाए या डिहाइड्रेशन शुरू हो जाए तो उसको डिस्क डेसिकेशन कहते हैं। उस केस में जो सेंटर वाला पार्ट है जो कि सफ़ेद होता है वो धीरे धीरे काला पड़ता जाता है। इसका मतलब यह है कि डिस्क की इलास्टिसिटी कम हो रही है। ये स्लिप डिस्क नहीं होता, ये एक इनिशियल स्टेज है जिसमें कि हम डिस्क डीजनरेशन शुरू हो रहा है ऐसा कह सकते हैं। तो इस स्टेज में ऐसे नहीं कि कोई नसें दब रही हो, पेशेंट को हो सकता है हल्का फुल्का बैक पेन रहे, या ये हो सकता है कि अगर वो किसी खराब पोस्चर में या टेढ़े पोस्चर में बैठे तो कमर में दर्द शुरू हो जाए, या अगर लंबे समय तक खड़े हो या चले तो हल्का फुल्का कमर का दर्द हो, या आगे झुके या कुछ खेलने जाएं जैसे फुटबॉल खेलना तो उसमें पेन हो। डिस्क डेसिकेशन नॉर्मली एक एज रिलेटेड फिनोमिना होता है जो 25 साल की आयु के बाद शुरू हो जाता है। अब इसमें कोई कारण हो सकता है जैसे चोट लगना या खराब पोस्चर में बैठना, जिसकी वजह से जल्दी शुरू हो जाता है और तेजी से प्रोग्रेस करता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन लोगों में भी डिस्क डेसिकेशन तेजी से होता है और जल्दी सिम्टोमेटिक हो जाता है। तो अगर आपकी MRI रिपोर्ट में डिस्क डेसिकेशन आया है तो आप चिंता ना करें, ये कोई अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना हो, जैसे आपका बैठने का पोस्चर अच्छा हो, आप कमर की एक्सरसाइज करें, अपना वजन कम रखें, और अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कि बहुत आगे झुकना होता है या जिमनास्ट करते हैं तो उसको ना करें। थोड़े टाइम बाद जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करके आपकी मसल्स मजबूत कर लें, स्पेसिफिक बैक एक्सरसाइजेस, कोर मसल्स और बैक की, इन एक्सरसाइजेस को करके जब आप अपनी कमर को अच्छे से सपोर्ट कर लें, उसके बाद आप धीरे धीरे से खेलना और वो सब भी शुरू कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना या जिमनास्टिक्स करना। डिस्क डेसिकेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आपको डिस्क डेसिकेशन की वजह से पेन है तो इसमें आपको थोड़े दिन के लिए मेडिसिन लेनी होती है, रेस्ट करना होता है, उसके बाद एक्सरसाइजेस करें, अपना बैठने का चलने का पोस्चर अच्छा मेंटेन करें, सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दें, उसी से ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिन लोगों को डिस्क डेसिकेशन की वजह से बैक में पेन परमानेंट रह रहा हो, उन लोगों में कभी कभी हम लोग फैसेट जॉइंट इंजेक्शन या फिर डिस्क RF या फिर डिस्क में इंजेक्शन देना, इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे मरीज को आराम आ जाता है। इंजेक्शन की भी ज़रूरत इसमें बहुत ही रेयरली पड़ती है। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक्सरसाइजेस, प्रॉपर पोस्चर, सिगरेट छोड़ना और मोटापा कंट्रोल करने से ही पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। थैंक यू। ठीक है बेटा, ठीक है। For last minute school needs, India's last minute app. I get all my favorite beauty products from Nykaa, India's leading beauty destination. अभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, इनको भी आप समझ लीजिए अच्छे से। हेलो एंड वेलकम टू 19th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज फॉर स्पाइनल स्टेनोसिस, लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रोफी और फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। अब ये 3 पॉइंट्स में एक ही एक्सरसाइज क्यों की जाती है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आपकी MRI की रिपोर्ट में अगर ये तीनों चीजें मेंशन है या इनमें से एक भी चीज मेंशन है तो क्यों हम आपको मना करते हैं कि आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज यानी कि भुजंगासन उसको बिल्कुल ना करें, उसका क्या कारण होता है और ये फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज क्या होती हैं और क्यों ये इन तीनों में यही एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, कोई और एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी चाहिए, यही मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमें तो डिस्क बल्ज हुआ है और साथ में ये चीज है, तो क्या पहले हम डिस्क को अंदर करें या इस चीज को देखें। तो यही मैं आपको क्लियर करूंगा कि हमें क्या चीज पहले देखनी है और उसकी कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए।
तो ये अब हमारे पास फ्लेक्सिबल मैम, स्पाइन वीडियो मॉडल चेंज जिसमें नहीं आपको हुआ। क्लियरली पता लगेगा ये दूसरा कि ये हमारा दूसरा जो वीडियो, ये फ्लेक्शन दूसरा क्या होता वीडियो है और एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि ये सबसे पहले स्क्रीन पे जानना नहीं आ जरूरी रहा है। मैम कुछ अब देखिए फ्लेक्शन मूवमेंट आ वो रहा है, होती आ रहा है मैम, आ जो रहा है बिल्कुल। स्पाइन को फॉरवर्ड बेंड करती है, भी। यानी कि नहीं इसको आ रहा। खोलती है, स्ट्रक्चर को, पीछे वाले स्ट्रक्चर को आगे को बेंड करती है। अब चाहे वो लेटे हुए हो, अगर हम इसको स्पाइन को इस तरह से चेंज लिटा नहीं दें हुआ। और अपनी नी को चेस्ट की तरफ लेके जाएं, तो ये सैक्रम जब मूव करेगा तो ये भी फोल्डिंग मूवमेंट हो रही है, यानी कि जब हमारा स्पाइन है उसमें भी वो फोल्ड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। अब एक्सटेंशन क्या होती है, अगर हम उल्टा लेट जाएं इस तरह से और बैकवर्ड बेंडिंग करें, यानी कि इस तरह से करें, तो हम इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। क्योंकि ये वर्ड सबको जानना बहुत जरूरी होता है कि फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि हर एक की प्रिस्क्रिप्शन में यही चीज लिखी होती है कि इसको फ्लेक्शन एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब की है, इसको एक्सटेंशन एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब की है। तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है, जब हम फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो हमारी स्पाइन जाती है फ्लेक्शन को, यानी कि अगर हम लेटे हुए हैं तो अगर ये फोल्ड होगी इस तरह से, ये बेंड हो रही है फोल्डिंग की तरफ, तो ये जैसे हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेक्शन एक्सरसाइज होती कौन सी हैं। तो इस तरह से हमारा ये फोल्डिंग हो रहा है तो ये फ्लेक्शन है, और अगर ये बैकवर्ड बेंडिंग हो रही है, अगर उल्टे लेटे हैं, पीछे को आ रहे हैं, भुजंगासन, कोबरा पोज, तो ये एक्सटेंशन है। तो अब फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज ही क्यों करनी होती हैं स्टेनोसिस में, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी में और फेसेट जॉइंट में, इसके बारे में आपको अब मैं कंप्लीटली बताता हूं। तो ये है हमारा साइड व्यू, यानी कि अब मैंने स्पाइन को इस तरह से ये साइड व्यू में रखा हुआ है कि कैसे हमारी स्पाइन पड़ी है। अब ये साइड व्यू को अगर हमने काट दिया ऐसे, बीच में से मैंने आपको काट के दिखाया हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये फेसेट जॉइंट आप देखें, स्पाइनस प्रोसेस पड़ा है, ये फेसेट जॉइंट है हमारा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये है हमारा लिगामेंटम फ्लेवम। अब देखिए इसमें कैसे हम, मैं आपको बताता हूँ क्यों फ्लेक्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो ये है हमारा लिगामेंटम फ्लेवम जो मैंने डार्क किया है, और ये है हमारा PLL यानी कि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट, जो हमारे डिस्क के बिल्कुल पीछे होता है। अब मैं हमेशा L4, L5, S1 इसलिए मैं लिखता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारी इसी पे होती है, और सबसे ज़्यादा MRI की रिपोर्ट में यही चीज़ें डैमेज होती हैं। और L3, L4 भी होता है पर वो कम होता है, पर सिस्टम सारा का सेम होता है, क्योंकि ये लोअर स्पाइन है, लोअर लंबर स्पाइन है। अब ये देखिए, अब जो लिगामेंटम फ्लेवम है ये हमारा पीछे को इस तरह से ये बैंड होते हैं जो लेमिना के साथ फेसेट जॉइंट तक लगे होते हैं, और ये इलास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं। अब आपने कई MRI रिपोर्ट्स में देखा होगा कि लिगामेंटम फ्लेवम की थिकनिंग हो जाती है या हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब वो लिगामेंटम फ्लेवा या लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होता है, ये जो इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, ये इनइलास्टिक होना शुरू होता है, कोलाजन फाइबर्स बनने शुरू होते हैं, फाइब्रस टिश्यू टाइट बैंड हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी होने की वजह से फूलना शुरू कर देता है और ये अंदर की ओर आना शुरू हो जाता है। मैं आप सबको बता दूं, ये जो मैंने ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये है हमारी स्पाइनल कैनाल, ठीक है। ये हमारा अंदर से देखे तो स्पाइनल कैनाल, अगर बाहर से इधर से नर्व निकलती है तो ये फोरामिनल कैनाल है, क्योंकि अगर हम ऊपर से देखा जाए तो ये स्पाइनल कैनाल यहाँ से निकलती है, ये स्पाइनल कैनाल है जो आपको MRI में भी दिखती है। पर इस पोर्शन से जो फेशियल जॉइंट के पास से हमारा एक फोरामेन होता है जहां से हमारी नर्व लेफ्ट और राइट को निकलती है, तो ये फोरामिनल कैनाल है। अब अगर ये जो डिस्क है ये बाहर आ जाए इस कैनाल के अंदर, या हमारा लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो हाइपरट्रॉफी होके उसकी वो भी अंदर कैनाल की तरफ आना शुरू हो जाए। थर्ड, हमारा फेशियल जॉइंट के जो ऑस्टियोफाइट्स हैं या हमारा फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी होती है घिस घिस के फ्रिक्शन होके उसकी, तो एक ऐप है एस्ट्रोटॉक, हमने उसको डाउनलोड कर लिया और हमने कहा लाओ चेक करते हैं। एस्ट्रोटॉक पर हम गए, वहां पर एक बोनी मार्जिन इस कैनाल के अंदर आने शुरू हो जाएं, तो हम कहते हैं कि हमारी जो कैनाल है वो नैरो हो रही है। इस कंप्लीट टर्म को हम बोलते हैं स्टेनोसिस। अब फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस और स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके जरूर देखें कि स्टेनोसिस होता क्या है। ऐसे ही फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी भी मैंने वीडियो बनाया, उसको भी जाके जरूर देख लें, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं कि इसमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज क्यों होती हैं। तो हम जो कंप्लीट टर्म स्पेसिफिकली ये होता क्या है स्टेनोसिस और फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी, वो मैं आपको इसके लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाके जरूर देख लेना। और लास्ट में भी ये 2 वीडियोस के थंबनेल लगेंगे, वहां पर जाके देख लेना कि फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी और स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस क्यों होता है, क्योंकि ये 70% MRI रिपोर्ट्स में ये चीज लिखी होती है। तो चलिए हमारा जो आज का वीडियो है उसके तरफ चलते हैं। तो जब ये डिस्क निकलती है बाहर, अब कैनाल के पास एक मान लीजिए गुफा है, उसमें ये 3 चीजें पड़ी थी। अब 4th चीज हमारी जो डिस्क है वो भी आ गई।
अब ये जहां पे हमारे कैनाल के पास 3 जने रहने की जगह थी, अगर वो चौथी चीज भी आ गई और इसकी इमरजेंसी इतनी होती है कि इसको यहाँ तो फटाफट अंदर किया जाए अगर ये फ्रेश है, और कई बार क्या होता है ये फ्रेश ना होके क्रॉनिक होता है, यानी कि बहुत पुराना डिस्क बल्ज होता है, तो ये पेपरी मटेरियल लटकता रहता है। इसका मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसको जाके आप देख लेना कि लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि जो डिस्क बाहर आती है वो श्रिंक कैसे होती है। तो यहाँ पे ये लटकता रहता है एक पार्ट। अब हमारा पर्पस होता है कि सबसे पहले हम कैनाल को ओपन करें, ना कि डिस्क को अंदर करें, क्योंकि डिस्क तभी तक अंदर जाएगी जब तक वो मोबाइल हो, उसमें वाटर हो। जब वो सूख चुका है तो डिस्क को अंदर करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बैक एक्सटेंशन आप जितनी करेंगे उतना आप बैक एक्सटेंशन करने से लिगामेंट ऑफ लेमम और अंदर को पुश होगा, फेसियल जॉइंट और अंदर को पुश होगा, तो जो बीच में नर्व पड़ी है वो और प्रेस होती जाएगी। यही कारण होता है कि जो लोग अपनी डिस्क को अंदर करने के लिए बार बार एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते रहते हैं उनका जो स्टेनोसिस है वो बढ़ता जाता है, और जो नैरोनेस होती है वो बढ़ती जाती है, और जो नर्व होती है वो प्रेस होती जाती है कैनाल के अंदर। आइए मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कैसे। तो ये है हमारे पास स्पाइन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अब अगर हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे तो आप ध्यान से देखना, ये जो नर्व है जो साइड के हमारे तरफ निकल रही है, अगर हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज यानी कि बैक बेंडिंग करेंगे तो जितना ये पीछे को जाएगा, आप देखिए यहाँ पे फेसियल जॉइंट भी जुड़ना शुरू हो गया है, ये नर्व भी प्रेस होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए इसमें क्लोज, जितना ये क्लोज आते जाएंगे पार्ट, उतना वो जो कैनाल है वो और नैरो होते जाएगी, स्टेनोसिस बढ़ता जाएगा, पेशेंट के सिम्टम लेग की तरफ, उसको लेग पेन, नमनेस वो बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं जब फ्लेक्शन एक्सरसाइज होती हैं, यानी कि अगर लेट के या बाकी जो आपको फ्लेक्शन एक्सरसाइज में थोड़ा सा उसमें समझा दूंगा कि क्या क्या फ्लेक्शन एक्सरसाइज होती हैं, उसके छोटे छोटे आपको पॉइंट्स बता दूंगा, मेरे ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं उस पर। तो जब हम लेट के इसको फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, अब फ्लेक्शन एक्सरसाइज में ये मत समझना कि हमने आगे को झुकना शुरू कर देना खड़े होके, ये गलत है, क्योंकि हमने हमेशा सेफ पोजीशन लेनी है, और सेफ पोजीशन है लाइंग डाउन, सीधा लेट के जो एक्सरसाइज होंगी उसको फ्लेक्शन एक्सरसाइज बोला जाएगा। अब जो फ्लेक्शन एक्सरसाइज में हमारी स्पाइन क्या करेगी, ये जगह बनाती है उस कैनाल को खोलने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारी फ्लेक्शन एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं, जो मेरे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, उसकी मैं थोड़ी थोड़ी आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आता है हमारा फ्लेक्शन एक्सरसाइज सीधे लेट के, जिसको हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज बोलते हैं, सिंगल हिप नी बेंडिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसको हमने सिंगल सिंगल अपनी नी को अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाना है और 5 सेकंड होल्ड करना है, इसको 10 रेपिटेशंस करना है, और दिन में ये 2-3 बार पेशेंट कर सकता है, जिससे उसका कैनाल ओपनिंग होना शुरू हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज होती है हमारी स्ट्रेट लेग रेज। एक लेग को फोल्ड करके तो हमने दूसरी लेग को सीधा उठाना है। फोल्ड इसलिए करना पड़ता है ताकि जो हमारा पेल्विस है वो फिर से अपना बेड की तरफ लग जाए, और अगर ये उठा रहेगा तो हमारी स्पाइन एक्सटेंशन में रहेगी। इसलिए पहले एक लेग फोल्ड करके फिर हमने दूसरी लेग को स्ट्रेट लेग रेज उसका करना है, और ये भी हमने 5 सेकंड होल्ड करके फिर उसको नीचे रख लेना है। ऐसे हमने 10 रेपिटेशंस पहले एक लेग की कर लेनी है, फिर 10 रेपिटेशन दूसरी लेग की कर लेनी है। तो ये हमारी स्ट्रेट लेग रेज हो गई। थर्ड एक्सरसाइज आती है हमारी पेल्विक टिल्ट, जिसमें हमें पोस्टीरियरली पेल्विक टिल्ट इसको करना होता है। जब हमारा पेल्विस होता है वो जब हमारा एंटीरियरली टिल्ट होता है तो वो स्पाइन को और एक्सटेंशन में रखता है, जिसकी वजह से हमारा जो कैनाल है वो नैरो होता है। अब जब हम सीधे लेट के लेग्स फोल्ड करके, इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो लेग्स फोल्ड होनी चाहिए, दूसरा हमारी जो बैक है वो उठनी नहीं चाहिए, जिसमें हम ब्रिजिंग, कई लोग क्या करते हैं ब्रिजिंग को पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज समझ लेते हैं, जो कि गलत है। ब्रिजिंग में क्या होता है, हमारा पूरा पेल्विस और बैक उठती है, ये हमारी एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आती है, ना कि फ्लेक्शन एक्सरसाइज में। तो जैसे ही हम लेग्स फोल्ड करके इसको पोस्टीरियरली टिल्ट करें, हल्का सा इसमें हमने अपने बटक्स को लिफ्ट करना होता है, पेल्विस को हल्का सा रेज करना होता है, ताकि हमारी जो बैक है वो बेड के साथ लग जाए। तो ये हमारी पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट थर्ड एक्सरसाइज है। इसके भी हम 5 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं, और इसको 5 सेकंड होल्ड करना होता है। तो इतनी सारी एक्सप्लेनेशन होने के बावजूद लोग हमसे कई बार क्वेश्चन करते हैं कि हमारी डिस्क कैसे अंदर जाएगी। उनका फोकस सिर्फ यहीं पे फंसा होता है कि मुझे तो डिस्क अंदर करनी है, बाकी चीजें क्या करेंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्क अंदर करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि ये जो पोर्शन है, कैनाल है, इसको ओपन करना। उसका रीजन मैं बताता हूं। कई लोग ऐसे हैं, अगर हम उनका एमआरआई निकालें हैं तो उनके एमआरआई में ये डिस्क बल्ज आएगा, पर उनको कोई सिम्टम नहीं होंगे। अब सिम्टम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो वो डिस्क बल्ज है वो यहाँ पे आपको एमआरआई में तो शो हो रहा है, पर वो कैनाल को कहीं पे नर्व को टच नहीं कर रहा, और ना ही उसके कोई फाइबर्स को टच कर रहा है, जिसकी वजह से यानी कि जो ड्यूरा लेयर होती है, ड्यूरामीटर होता है, उसको जब तक उसको स्लीव को टच ना करे तब तक पेन फील नहीं होता। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि लोगों को डिस्क बल्ज का पता ही तब लगता है जब वो एकदम से टच कर चुका होता है, पेन ही तब होती है, अदरवाइज यहाँ पे पेन फाइबर्स नहीं होते। तो जब ये बाहर पड़ा है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो फिर भी तो वो यहाँ पे बल्ज पड़ा है, तो फिर हमें डिस्क अंदर करने का कोई फायदा नहीं है। अब जब ये डिस्क पोर्शन हो ही ब्लैक चुका है, उसने वाटर उसका खत्म हो चुका है, श्रिंक हो चुका है, तो उसने अंदर तो जाना नहीं है, तो क्यों हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज करके इस चीज को तंग करें? क्योंकि जब हम एक्सटेंशन करेंगे ये चीजें सारी अंदर की तरफ आएंगे, कैनाल को और टाइट कर देंगे, तो उसमें पेशेंट की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अब एक और सिचुएशन क्रिएट होती है जब ये एक्यूट डिस्क बल्ज इतनी जोर से बाहर आता है कि कैनाल को सीधा नैरो कर देता है और उसी टाइम पे स्टेनोसिस भी हो जाता है। तब हमारा फोकस होता है उस फ्रेश डिस्क के सिम्टम जान के। अगर फ्रेश डिस्क के सारे सिम्टम हैं, एक्यूट डिस्क बल्ज है और स्टेनोसिस भी साथ में हो रहा है, तब हमारा फोकस होता है कि उस वाटर को, उस फ्लूइड को वापस लेके आया जाए। तब हम सिर्फ एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं। अदरवाइज अगर ये क्रॉनिक पड़ा है या उसका वाटर श्रिंक हो चुका है, ये हमें पता लगता है सिम्टम जान के। क्योंकि इसका पिछला वीडियो आप जो मैंने पब्लिश किया था उसको जरूर देख लें कि कैसे हमारा डिस्क अंदर जाता भी है या नहीं जाता है। उसके मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, थंबनेल जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन उसका आपको लिंक मिल जाएगा। सिर्फ तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, पर वो बहुत कम होता है कि जब डिस्क निकले और साथ ही स्टेनोसिस कर दे तो लेग में पेन जाता है उस टाइम पे सीधा, तब हमें ये देखना पड़ता है। अदरवाइज ये मोस्टली क्रॉनिक ही होता है, पेशेंट को धीरे धीरे सिम्टम आते हैं और लेग की तरफ जाते हैं तो स्टेनोसिस होता है। अब उस टाइम हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज ही करते हैं। जब हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं, अब यह मान लीजिए हमारी नॉर्मल स्पाइन है, अब जब फ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं तो देखिए इसको फोल्ड करेंगे, यानी कि जब फ्लेक्शन एक्सरसाइज होगी या लेट की होगी, तो जब ये फोल्ड होता है तो देखिए इसके स्ट्रक्चर कैसे पीछे से खुल रहे हैं। अब देखिए जब हम फोल्ड करेंगे तो ये फेसेट जॉइंट देखना आप कैसे खुलता है। इसका मतलब होता है ये देखिए, ये फेसेट जॉइंट आपको दिख रहा है, ये जब हम फ्लेक्शन करेंगे तो ओपन होगा, यानी कि हमारा साइड से देखते हैं तो कैनाल के लिए और नर्व के लिए देखिए कैसे जगह बनती है। कैनाल देखिए यहाँ से हमारी जो फोरामिनल कैनाल है ये नर्व के लिए जगह क्रिएट करती है। अब जब भी हम फ्लेक्शन करते हैं तो ये हमेशा जगह क्रिएट होती है। अब देखिए फेसेट जॉइंट भी खुले पड़े हैं, ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे आपको पता लगेगा ये फेसेट जॉइंट खुला हुआ है। अब यही अगर हम एक्सटेंशन करेंगे तो ये पीछे को जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ से फेसेट जॉइंट लॉक होना शुरू हो जाता है। अब आपको पता लगेगा कि हमारी जो नर्व है वो कैसे प्रेस होती है एक्सटेंशन करने से, क्यों हमारी एक्सटेंशन एक्सरसाइज गलत होती है। अब देखिए जब हम पीछे को जा रहे हैं, ये देखिए एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने से ये जगह टाइट हो रही है और यहाँ पे नर्व के लिए जगह कम बचती है। ऐसे ही अंदर जो होता है वो स्पाइनल कैनाल जो होता है वो स्टेनोसिस होना शुरू हो जाता है, नैरोइंग शुरू हो जाती है। तो ये हमने ज़रूर देखना है। अब एक्सटेंशन पे ये देखिए फोल्ड होने से यहाँ पे फेसेट जॉइंट कितना प्रेस हो रहा है। अब यही हम अगर फ्लेक्शन करेंगे तो इस तरह से फेसेट जॉइंट ओपन हो जाता है। तो जो फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है उसके लिए हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज इसीलिए प्रेस्क्राइब की जाती हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज क्या होती हैं और इन तीनों चीज़ों में हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसकी छोटी सी फीस होती है। व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कीजिए, अपनी एमआरआई रिपोर्ट भेजिए, उसके सिम्टम जान के 1 to 1 हमारी फ़ोन कंसल्टेशन होगी, मैं आपसे बात करूंगा और आपको एक्सरसाइज भेजी जाएंगी। इसके लिए मैं एक और बात बता दूं, आपकी हेल्प से, आपकी प्यार की वजह से इतनी अच्छी फोन कंसल्टेशन चल रही है कि 3-4 दिन की वेटिंग चल रही है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसके लिए पेशेंस जरूर रखें। जब आप बेटा एक मैंने ग्रुप में एक एमआरआई की रिपोर्ट डाली है, वो चला दे बेटा, इसको बंद करके अब वो चला दे, दिखा दे। ग्रुप में डाली है बेटा एमआरआई एक्सरसाइजेस और भी हैं या और वीडियोस हैं, वो उनका नहीं बता सकते वीडियो हैं? नहीं, कहाँ जाके देखें और वीडियोस इनके? मैंने इनकी बेटा बहुत सारी निकाली थी, वो ब्रिज को भेजी थी। चलो मैं अभी आपको भेज देती हूँ, ग्रुप में डाल देती हूँ बेटा। हाँ प्लीज, हम लोग आई वुड लाइक टू वॉच। हाँ मैं डाल देती हूँ बेटा। एक मैम की रिपोर्ट है, मैंने इसके लिए भी आप लोगों को ये दिखाया। एक हम लोग इस रिपोर्ट को देख लेते हैं एमआरआई, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। मेरे ख्याल से वो लेफ्ट कर हो गई है। सुषमा मैम कोई और दिखा सकता है क्या? वो शायद चली तो नहीं गई है, मैंने ग्रुप में डाल दिया। कोई इसमें दिखा सकता है क्या?
एमआरआई की रिपोर्ट है, चलो नहीं तो नेक्स्ट टाइम, है ना। तो आज हम देख रहे हैं पहला, अब मैं पढ़ रही हूँ पेज नंबर 110 हिंदी में, मेजर बॉडी जॉइंट्स। मेजर बॉडी जॉइंट्स। अब आप इस बुक में के हिसाब से हमने क्या किया, जो हमारे बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, मेजर जो जॉइंट्स हैं, उनको नंबर दे दिया, क्योंकि मैम हम कौन सा पेज नंबर है? मेरे पास हिंदी है बेटा, इस समय 110 है, तो आपका 1-2 नंबर आगे पीछे होगा। मेजर बॉडी जॉइंट्स, जॉइंट्स, हाँ, बॉडी। हाँ मिल ये गया। ऐसा बना, हाँ मैम, हाँ मिल गया। 114 है इंग्लिश में। 114 है इंग्लिश में। हाँ ठीक है। हमने मेजर जॉइंट्स ले लिए हैं। मेजर जॉइंट्स, आपका सबसे पहला ये वाला पोर्शन जो आपने एटलस जिसको बोला था, इसके साथ जुड़ रहा है, ये वाला सबसे पहला जॉइंट, उसको नंबर दिया 0। फिर आपका ये वाला जहां से सर्वाइकल थोरैसिक के साथ जुड़ रही है, दूसरा जॉइंट गवर्निंग वेसल 14 वाला, 2 नंबर और 1 नंबर, 0 1। फिर हम हाथ की तरफ आए तो 3 बड़े बड़े जॉइंट्स मिले। एक हमारा शोल्डर जॉइंट, एल्बो, रिस्ट जॉइंट। जहां 2 जॉइंट्स मिलते हैं उनको जॉइंट बोला जाता है, 2 हड्डियां जहां बड़ी मिल रही हैं, ठीक है। पहला आपका सर्वाइकल जहां से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन के वहां से, उसको नंबर दिया 0। इस वाले को दिया 1। फिर हाथ पे आ गए तो हाथ पे आया आपका शोल्डर जॉइंट को 2, एल्बो जॉइंट को 3, रिस्ट जॉइंट को 4, 5 आपका हिप जॉइंट, 6 नंबर नी जॉइंट, 7 नंबर एंकल जॉइंट, 8 नंबर डायफ्राम, 9 नंबर वेस्ट और हिप और लंबर जॉइंट, वो एरिया जहां आपका सैक्रल और हिप लंबर वाला एरिया जो होता है, उस वाले जॉइंट को 9 नंबर। अब आपने इसमें देखा 10 नंबर हैं, हाथ में हमारे पास 10 है ना। एक आयुर्वेदा के हिसाब से 10 जॉइंट होते हैं, कुछ राइट में होते हैं, कुछ लेफ्ट में होते हैं। तो राइट की जो एनर्जीज हैं, जिनको हम इन एनर्जीज कह सकते हैं, होमो एनर्जीज कह सकते हैं, वो सब एनर्जीज आपके पैर के नेल चक्र पे चले जाएंगे। और यांग एनर्जीज जो लेफ्ट हैंड में आती हैं, आपकी सारी एनर्जीज, उनको यांग एनर्जीज कह सकते हैं, हेट्रो एनर्जीज कह सकते हैं। वो आपकी सारी हाथ के नेल्स पे आएंगी। जैसे 0 नंबर आपके राइट हैंड पे आता है ना, राइट थंब 0। तो 0 नंबर जिसको दिया है वो राइट की एनर्जी है, होमो एनर्जी है, इन एनर्जी है, इसलिए पैरों के नेल्स पे चली जाएगी। फिर 1 नंबर, फिर राइट की एनर्जी है, इसलिए ये भी पैरों पे ही मिलेगी हमको। 2 नंबर, 3 नंबर दोनों लेफ्ट की एनर्जीज है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, 2 3। तो 2 3 आपके हाथ पे आ जाएगा। अगली 4 नंबर रिस्ट जॉइंट, 4 नंबर आपकी पैर की उंगलियों में मिलेगा। 5 नंबर पैर पे मिलेगा।
6 7 लेफ्ट की एनर्जी है, यांग एनर्जी है, हाथ पे मिलेगी। 8 होमो एनर्जी है, पैर पे मिलेगी। 9 नंबर हेट्रो एनर्जी है, हाथ पे मिलेगी। फर्दर हम देखें फिर इसको कैसे उन्होंने चेंज किया। 0 नंबर, 0 नंबर पैर का 0 नंबर, आपका राइट बिग टो 0 है, तो राइट और लेफ्ट दोनों को सिमिलर मान के बिग टो पे हमने 0 नंबर डाल दिया। आपको एटलस की वजह से, जैसे सर्वाइकल की वजह से पेन आ रहा है ना, और आपको मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है, तो इस पे पेन आ रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट आप पैर के दोनों बिग टो पे कर सकते हो, नेल चक्र पे। 1 नंबर स्मॉल टो पे आएगा, सबसे छोटी वाली उस पे, तो दोनों स्मॉल फिंगर पे पैर की टो पे 1 नंबर आएगा। 2 हाथ की दोनों स्मॉल फिंगर पे। 3 नंबर दोनों इंडेक्स फिंगर पे। 4 नंबर पैर की टो, बिग टो के साथ वाली उंगली, जिसको आपने आयुर्वेदा के हिसाब से नंबर 3 और 4 दे रखा है, उस पे 4 नंबर। 5 नंबर मैम 3 and 4 का प्लीज रिपीट कीजिए। बेटा 2 नंबर शोल्डर जॉइंट है, ये आपको हाथ की स्मॉल फिंगर पे मिलेगा, दोनों स्मॉल फिंगर पे, ठीक है। 3 नंबर दोनों आपको बोथ इंडेक्स फिंगर पे मिलेगा, क्योंकि 3 नंबर हमारे इंडेक्स फिंगर पे आता है ना, तो 3 और 4 आप दोनों पे 3 मान के NCH 3 कह के उसको कर सकते हैं ट्रीटमेंट, बोथ इंडेक्स फिंगर, वो भी अभी बताती हूँ आपको। 4 नंबर आपका एल्बो का है, तो वो पैर पे चला जाएगा, क्योंकि ये होमो एनर्जी है, तो पैर का जो आपका 3 और 4 नंबर था, उन दोनों पे 4 नंबर चला जाएगा। 5 नंबर हिप जॉइंट है, वो नंबर आपका होमो है, इसलिए पैरों के जो 5 6 था आपका नंबर, तो नंबर 5 6 उस पे चला जाएगा। 6 नंबर नी का, ये हाथ के नेल चक्र 5 6 पे चला जाएगा। 7 नंबर हाथ के बोथ मिडिल फिंगर 7 8 पे। 8 नंबर आपके पैर की बीच वाली जो 7 8 नंबर है, आपकी टो 7 8 उस पे चला जाएगा। 9 नंबर आपके हाथ के दोनों थंब नील चक्र पे। ये दोनों क्यों बोल रहे हैं हम लोग? इसलिए बोल रहे हैं कि राइट में पेन है, राइट रिस्ट में पेन आया, तो आप राइट साइड ट्रीटमेंट करिए। लेफ्ट रिस्ट में पेन आया तो लेफ्ट साइड करिए, दोनों में करने की जरूरत नहीं है ना। मैम एक साइड डायफ्राम जॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। डायफ्राम लाइन बेटा, ये जहां से ये तेरा ये डायफ्राम लाइन है ना बेटा, ये बहुत बड़ा मैम वो वो क्लियर है बेटा, है ना। ये आपको हम्म, एब्डोमेन और इससे अलग करता है। यदि किसी को डायफ्राम में पेन आ रहा है और सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही है, तो ओके। डायफ्राम आपके 8 पे आएगा और पैर के NCH तो इसका NCH को डायफ्राम, मैम हम्म डायफ्राम जॉइंट का हम्म थोरेक्स रीजन से कोई लिंक नहीं है, वो सिर्फ आगे का ही देखना है। नहीं नहीं बेटा, डायफ्राम तो आगे पीछे दोनों होता है ना। अच्छा। डायफ्राम की वजह से हम सांस लेने में इजी होता है, कंफर्टेबल। तो यदि उसकी वजह से डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो आपको ऐसा लग रहा है सांस भी लेने में मुझे दिक्कत आ रही है, और टेस्ट भी कराते हो तो डायफ्राम में प्रॉब्लम होती है,
ऐसे में ओके आप पैर के 7-8 NCH पे करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। फिर मैम आप वन हाँ क्वेश्चन हाँ मैम। जी जी बेटा। मैम जो 0, 1, 8, 9, तो ये क्या हम्म हम जैसे लेफ्ट राइट में है वो तो सेंटर पार्ट हो गया, तो सेंटर पार्ट का हम ट्रीटमेंट फिर क्या दो बोथ साइड करना है? नहीं 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 बेटा, देख 0 नंबर जो है तू कह रहा है कि बोथ साइड है बेटा। मान लो कि किसी को यहाँ पे दर्द आ रहा है बेटा, यहाँ पे तेरे को दर्द आ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से चक्कर भी आ रहा है, तो ये तेरे को एक ही साइड है ना बेटा। और यदि आपको ऐसे पता नहीं चल रहा पर ऐसे लग रहा है कि इसको जो चक्कर आ रहे हैं वो दोनों तरफ है, तो फिर हम दोनों ले, ठीक है। ओके मैम। मैम जो 9 नंबर जो पेल्विक जॉइंट जो है, वो हाँ हाँ पेल्विक जॉइंट जिसे 0 NCH और 9 NCH लिखा है, हाँ तो फिर उसको लेफ्ट और राइट में करना है? हाँ बेटा, उसमें कहीं आपको ऐसी जगह पे पेन आ गया और वहां पे अटक गया, रुक गया है बेटा, तो राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, ठीक है। और यदि दोनों में लग रहा है, दोनों साइड ऐसा पूरे में आपको पेन आ रहा है, तो आप NCH 09 को लेके दोनों की तरफ, जैसे किसी को दोनों बोथ नी में पेन आ रहा है, तो बोथ नी के लिए फिंगर नंबर 5-6 के नेल चक्र पे जाके वही ट्रीटमेंट, और हमने बहुत किए बेटा, एंकल जॉइंट पे, ये सब पे बहुत ट्रीटमेंट किया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट, ये बहुत यूज हुआ है और ये बहुत काम किया था, और इसके बहुत ऑस्टियोफाइट में ऑस्टियोफाइट में बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया रिजल्ट है मैम। बहुत बहुत ही बहुत मैंने यूज बढ़िया। किया है इसको, हाँ लेकिन तो मुझे मैम उसका अगर कंसेप्ट नहीं पता था। हाँ हाँ, नहीं बेटा ये मैम बहुत अगर काम किसी आता को है। रिब्स में हाँ पेन है, रिब्स में हाँ, पेन है, तो वो ये रिब्स के डायफ्राम लिए नहीं जॉइंट है, से। रिब्स के लिए नहीं है बेटा। यही आज मैम भी कुछ पूछ रही थी कि इन बिटवीन भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो मैंने कहा जब हैंडबुक कराऊंगी ना, तो आने दो ओके ब्रिज इन लोगों को, आपको फिर मैं आपको सारी चीजें रिब्स के लिए अलग करवाऊंगी बेटा, हर चीज के लिए। आयुर्वेदा बेटा बहुत स्पेसिफिक है, एक छोटी छोटी चीज पे आप पहुंच सकते हो, है ना। अब जैसे किसी को, कल का एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया है, एल्बो जॉइंट में फ्रैक्चर हो गया, तो एल्बो जॉइंट का कौन सा आएगा, कौन बताएगा? सुषमा मैम बताएगी, चलो सुषमा मैम, एल्बो जॉइंट में, राइट थ्री एल्बो जॉइंट में फ्रैक्चर आ गया, 3 नंबर पे जाएंगे, राइट साइड पे। एनसीएच इंडेक्स 4। नहीं इंडेक्स नहीं फिंगर। आप तो राइट साइड का NCH 4 बताएंगी ना मैम। हाँ, NCH 4 इंडेक्स फिंगर में, तो वो इंडेक्स फिंगर बता रही थी। अच्छा हाँ, राइट साइड का NCH 4, आगे ट्रीटमेंट क्या लगाएंगे? स्प्रेन ये फ्रैक्चर है। जी जी 2628 3457 ठीक है, क्लियर हो गया ना, वो प्रोटोकॉल वही, बस आपको फिट करना होगा, अब कहाँ पे फिट करना है बस वही एक देखना होगा, ठीक है। अभी जैसे सर्वाइकल का फ्रैक्चर, ये बहुत ही खराब फ्रैक्चर होता है, जैसे मैंने बताया मैम C1-2 के जो इतने फ्रैक्चर होते हैं मैम वो, हाँ हाँ बेटा बता। मैम जैसे कि राइट साइड में 3 और 4 के बीच में, जैसे अल्नर और रेडियस का जो बोन है वहाँ हाँ हाँ, फ्रैक्चर हुआ, तो फिर हमें ये नहीं कौन बता सा रही आज मैं। मैं भी यही पूछ रही थी। ओके ओके, बिल्कुल वो ठीक है सेम मैम। क्वेश्चन। वो मैं आप लोगों को बेटा हैंडबुक 1 पढ़ाऊंगी इसके बाद, ठीक है, वो ओके मैम। सारी चीजें ओके मैम। क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आज बेटा वो, और मैंने जगह हाँ भी यही ली थी। चार्ट नहीं है मेरे पास ना बेटा, तो वो आ जाए, ब्रिज आ जाए तो हैंडबुक वो करके हम लोग उसमें डाल देंगे, वो क्लियर कर देंगे, आप चिंता मत करिए। रिब्स है, ये छोटे छोटे जितने हैं, उन सब का ट्रीटमेंट, एक एक का ट्रीटमेंट है अपने पास आएगा, हर छोटी जगह तक पहुंचने का अपने पास है। जब हम हैंडबुक 3 पढ़ेंगे ना, तो पैर की छोटी छोटी, उसमें भी मैंने किसी का फ्रैक्चर का ठीक किया है, इतनी छोटी छोटी बोन्स का बेटा अपने पास है, बहुत सारा, बहुत अच्छा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वाले बिग जॉइंट समझ में आ गया और अपन इसको बहुत यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो किसी को एंकल में मोच आ गई, अब रितु बताएगी, राइट एंकल में मोच आ गई बेटा, तू बता, हाँ जी। मोच आ गई है, हाँ तो मैम राइट एंकल हो गया आपका एनसीएच 8। हाँ प्रोटोकॉल मैम
हम्म, 26 sedate, 17 tone. 5 भी लेंगे। 256 सेडेट बेटा, बस यही एक ट्रीटमेंट है। 256 सेडेट, 17 टोन, अगले पेज पे ही दिखाया हुआ पर मैम ये है ना 7 पे आएगा ना? जी? एनसीएच 7 पे आएगा ना या 8 पे नहीं आएगा? नहीं, राइट राइट है तो 8 पे आए, अच्छा, ओके है ना, राइट साइड का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में। ओके अब ओके। अब एक छोटा सा मेरे को डीजनरेटिव नी आर्थराइटिस हो रही है, ये अपने को आसना बताइए। नी आर्थराइटिस से आसना बता बेटा। 6 7 चल बेटा इजी बता देते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन गए। चल डीजनरेटिव भी छोड़ देते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन गए। एरिया देख बेटा कहाँ पर हो रहा है, दोनों नी में है ना बेटा, तो एनसीएच कौन सा आएगा? 6 आवाज नहीं आ रही आज तो बेटा, नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही बेटा, पता नहीं क्यों। तूने म्यूट तो नहीं है बेटा, चेक कर अपना। नहीं आ रही आवाज बच्चे। चलो कविता बता देती है इस बारी, अब कविता आप बता दो। मैम एनसीएच 5 6 हाँ फिर और क्या करूं? ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट 2 4 5 सीडे 3 7 हाँ टोन। बहुत अच्छा, शाबाश, है ना, बहुत इजी है। बस देखा हमने, एरिया देखा और नील चक्र ढूंढा और उस पे लगा दिया। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे ही प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड इन्होंने, हाँ डीजेनरेटिव के लिए क्या लगाएंगे? डीजेनरेटिव का बताएं। हाँ यही है, बस डीजनरेटिव में आप 3 6 7 टोन कर दीजिए, 6B 7B। और मैम 2 4 5 6। ऑस्टियोफाइटिस के लिए 36 टोन 45 सीडेट भी लेते हैं क्या? हाँ ठीक है, ऑस्टियोपाइटिस के लिए क्या बोला विनोद जी ने? 36 टोन 45 सीडेट मैंने प्रोटोकॉल लगाया है, इसलिए है मुझे पता है। जैसे ऑस्टियोफाइट बहुत डीजनरेट, फास्ट हाँ रिजल्ट है। ऑस्टियोफाइट्स इससे भी ले सकते हैं, ये डीजनरेशन का भी है, क्योंकि वहां हमने सर्कुलेशन बढ़ा दिया तो आपके ब्लड वहां से ठीक से जाने लगा, तो जितनी हड्डियां, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि स्पाइन में क्या हो गया, डिस्क डेसिकेशन हो गया। डेसिकेशन मतलब और राइट। कुछ नहीं है, वो है आपका डीजनरेशन, आपकी डिस्क का डीजनरेशन स्टार्ट हो गया। इसलिए उन्होंने कहा वहां पे जो पहले साफ गोरी दिखाई दे रही थी एमआरआई में, वो अब काली दिखाई दे रही है। काली का मतलब वो सड़ रही है, खरा खत्म हो रही है। डेसिकेशन का मतलब होता है सूख रही है। तो सूखता कब है? जब हम ठीक से उसको खाना नहीं देते। कोई पेड़ सूखता है ना, पानी नहीं दिया, आप लोग बोलते हो पानी नहीं दिया होगा, खाद नहीं डाली होगी, तो यही सर्कुलेशन क्या करता है, खाना पानी देता है, खाना देता है उसको। तो 3 6 टोन 4 5 से 8, है ना, तो ये डीजनरेशन का भी है और वो हो जाएगा। नेक्स्ट मैम पेज पे आप, हाँ आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि जो जी जी, ऑस्टियोफाइट्स में है वो आपने 5 6 क्यों लिया? इज इट द पेल्विक रीजन या ऑस्टियोफाइट्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं ना? नी नहीं नहीं, में। हमने तो नी का बोल रहे थे ना। नी का बोला है? अच्छा ऑस्टियोफाइट्स, हाँ ओके हाँ ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको कि इतने पेजेस पे ये सब ठीक है। एक और अच्छी बात है, पेज नंबर 125, मैं उसको पढ़ रही हूँ और ध्यान से सुनिएगा तो क्लियर होगा। कुछ वर्ड्स हम लोग एमआरआई में पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आता। लंबोस, इंग्लिश में 129। हाँ जहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश स्लिप में डिस्क, 120। 129, इंग्लिश में 129। ठीक है, स्लिप डिस्क तथा सर्वाइकल क्षेत्र की डिस्क अपने स्थान से खिसक जाए तो उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। डिस्क पर किसी खिंचाव अथवा दबाव पड़ने पर डिस्क बाहर निकलने लगती है, जिसे डिस्क प्रोट्रूजन कहते हैं। फर्क समझ में आ गया? स्लिप डिस्क और डिस्क प्रोट्रूशन।
डिस्क अपने स्थान से जहां उसका एरिया है उससे बाहर आ जाती है तो उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। पर किसी का प्रेशर पड़ता है ना, जब आपके उसमें गैप कम हो जाता है और उसमें वो क्या करने लगता है, प्रेशर मारने लगता है, तो उसको कहते हैं डिस्क प्रोट्रूजन। दो अलग अलग वर्ड लिखे होते हैं, उनके मतलब दोनों के लगभग सेम ही है ना, पर हम समझते हैं कि कहीं पे डॉक्टर ने ये लिखा है, कहीं पे ये लिखा है, पर दोनों के मतलब अलग अलग। ठीक है। स्लिप डिस्क के कारण स्पाइन से संबंधित छिद्र से निकलने वाली तंत्रिका दबने लगती है, जिससे गर्दन अथवा कमर के साथ तंत्रिका से संबंधित बाजू अथवा पैरों में असहनीय पीड़ा होती है। यहाँ तक कि दर्दनाशक दवाइयां भी कभी कभी काम नहीं आती है। स्लिप डिस्क अनेक कारणों से संभव है। गलत पोस्चर, फिसल कर गिर जाना अथवा ट्रॉमा से स्लिप डिस्क हो जाती है। डिस्क प्रोट्रूजन में साधारण तथा मेरुदंड के विभिन्न केशिका स्थित में ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। ऑस्टियोफाइट्स। तो अब क्या होगा, डिस्क प्रोट्रूजन होगा, क्योंकि उसके वजह से वहां पे जो वो दबा रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम है। इसमें डॉक्टर्स आपको सर्जरी के लिए कहते हैं। ऑस्टियोफाइट्स में क्या करते हैं, जो बोन बाहर आ जाती है नुकीली, वो उसको काट देते हैं, जो एक्स्ट्रा बोन है ना उसको काट देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो दब रही होती है नस, वो ठीक हो जाता है। ये अगले पेपर पेज पे 126 पे कुछ आपको स्पाइन के वो दिखाएं। कॉर्डा इक्विना, अभी हम लोग बात कर रहे थे, कॉर्डा इक्विना है ना, ये घोड़े के पूंछ के बाल के जैसे। ये आपकी वर्टिब्रा, लंबर नर्व रूट, नॉर्मल डिस्क, हेरिनेटेड डिस्क कंप्रेसिंग अ नर्व रूट। ये देखिए बाहर आ गई है ना, उससे अपने एरिया को छोड़ के बाहर आ गई है। जैसे हर्निया होता है ना, वैसे फूला हुआ ऐसे करके बाहर आ जाता है। ये देखिए सैक्रल आने से पहले पहले कॉर्डा इक्विना शुरू हो गया। मैडम भार कितना है? ये भार तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। ये क्या चीज बाहर नजर नहीं आ रही है? डिस्क बहुत थोड़ी सी बाहर नजर आ रही है। हाँ, वो असल में हर उसके साथ जॉइंट के साथ डिस्क आ रही है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे, अब फोटो है ना इसलिए आपको वो क्लियर नहीं दिख रही है। मैं कोशिश कर रही थी आज बहुत आपके फोटो देखने के लिए कि आपको अच्छे से फोटो दिखाऊं, पर कोई मिल नहीं रहा था मेरे को। चलिए मैं आपको ना ऐसे करती हूँ, कहीं से मैम मैं ढूंढती हूँ। ग्रुप में भेज दूंगा, मेरे हाँ पास हाँ, में है। है तो भेज देना बेटा एक बारी। मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा सुंदर सा वो भेज दूं जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। अच्छा, एक तो ये चीज थी। उसके बाद इस पेज पे आपको ऐसे ही सब चीजें लिखी हैं। फिर उसके बाद दिखा हुआ है, ये देखिए कर्वेचर दिखाया हुआ है आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब एम्ब्रियो कंडीशन में होता है बच्चा, तो जो कर्वेचर बन के सबसे पहले तैयार होता है उसको प्राइमरी कर्वेचर कहते हैं, जिसमें मैंने आपको उस दिन बताया था थोरेसिक और सैक्रल वाला एरिया। मैम ये पेज नंबर कौन सा है? 130 मेरे पास हिंदी है, इंग्लिश में 132 33 ऐसा बना हुआ होगा। 134, 134 इंग्लिश में। ओके। अर्ली एम्ब्रियो स्टेज पे देखिए, ये थोरेसिक दिखाया हुआ है और सैक्रल दिखाया हुआ है। कभी कभी आपके उसमें लिखा होता है स्पाइन का कर्वेचर, स्पाइन में कर्व होना चाहिए, स्ट्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना, एक रबड़ को आपने खींच के, रबड़ ऐसा ऐसा था, आपने उसको खींच के ऐसे कर दिया तो प्रॉब्लम होगी ना। हो सकता है आप ज्यादा खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, रबड़ टूट भी जाता है। आपकी अटेंडेंस आ गई, जल्दी से अटेंडेंस भर लो। तो ये प्रॉब्लम है, स्ट्रेटनिंग प्रॉब्लम है। सेकेंडरी कर्वेचर है आपका सर्वाइकल और लंबर एरिया, दोनों
वेट उठाते हैं, आपकी जो सबसे ज्यादा हैवी जो वो है वो लंबर है, क्योंकि उसने सारे शरीर का वेट उठाया हुआ है। आप जब वेट भी कैरी करते हैं ना, वो लंबर पे ही उसका भार आता है, इसलिए इसको मजबूती दी गई है। और सबसे ज्यादा बीमार भी आपको सर्वाइकल और लंबर ही होते हैं। थोरेसिक बीमार हो गया तो ठीक होने में सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा। सैक्रल भी, सेकेंडरी पे कोई भी दिक्कत आए तो टाइम लगाएगी। फिर स्लिप डिस्क का प्रोटोकॉल लिखा हुआ है आपकी बुक में, 245 सेडेट 37 टोन, पेज नंबर 137। यहां आत्रा शुरू हो गई। मेगा मेरिडियंस, आप लोग मेगा मेरिडियंस के बारे में पढ़ेंगे आत्रे में। तो राइट हैंड के जो रिस्ट जॉइंट है उस पे अपन 10 पॉइंट लगा दें तो उसको कहते हैं राइट मेगा मेरिडियन। ऐसे ही लेफ्ट रिस्ट पे लगा दें तो उसको कहेंगे लेफ्ट मेगा मेरिडियन। इस पे ट्रीटमेंट करने से भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसको भी मैं एक छोटा सा समझा देती हूँ। तो आत्रे में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो राइट की जो रिस्ट पे 10 पॉइंट हैं उनको कहते हैं राइट मेगा मेरिडियन। लेफ्ट की है तो लेफ्ट मेगा मेरिडियन। यदि हम स्पाइन मतलब नर्वस सिस्टम को दोनों में चेंज करें तो ब्रेन और स्पाइन आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ब्रेन को हम, क्योंकि वो हेट्रो है उसके कंपैरिजन में, तो लेफ्ट में लेंगे और स्पाइन को हम राइट में लेते हैं। जैसे आपने स्पाइन का फिंगर नंबर 6 में सारी 10 स्पाइरल पड़ी थी, वैसे ही यहाँ भी 10 पॉइंट है। तो उसी डिवीजन के हिसाब से कॉसेक्स, सेक्टरल 5, सेक्टरल 4, 3 को लिया हमने। RMM 0 नंबर पे ये तीनों स्पाइन का ट्रीटमेंट हो सकता है वर्टिब्रा का। फिर 1 पे सेक्टरल 3, 2, 1 करते करते RMM 9, सर्वाइकल 1, 2, 3। किसी को चक्कर आ रहे हैं, यहाँ सर्वाइकल का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो राइट की मैं दिखा रही हूँ लेफ्ट में, पर उसको मत कीजिएगा, मैं बता राइट की, उसी को सुनिएगा। राइट की में आप इस पे 9 पे, 9 कैसे आएगा? जैसे 0 अपना फिंगर्स में आता है वैसे यहाँ पे ये 0 टूवर्ड्स फिंगर साइड 1, 4, 2, 3 बिल्कुल सेंटर में। ये आ गया मेरा 9, 9, 7 और 8। यहाँ पे हम दबा दे, किसी को सर्वाइकल हो रहा है तो उसे आराम आएगा। यहाँ 3 क्लस्टर लगा दे और नर्व का पेन है, दर्द आ रहा है तो भी एनर्जी एक्सेस को बताता है। आप तीनों पे सिडेट कर सकते हैं। रेडिएट होके हाथों तक आ रहा है। मैडम तीनों कौन सी 0, 9 के अलावा? 7, 8, 9 मैं सर्वाइकल की बात कर रही थी। C7 आपके 7 पे है, C6, 5, 4 आपके 8 पे है, 9 पे 1, 2, 3 है। यदि आप इन तीनों पे क्लस्टर लगा देंगे तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मैम ये ट्रीटमेंट मैं आपसे पूछ रही थी किसी के लिए, तो हाँ, मैं 7, 8, 9 पे दे दूं ना क्लस्टर मैग्नेट? बस वेरी गुड। और नमनेस आ रही है तो क्या करोगी? सिडेट सेडेट कर देंगे। टोन करेंगे। नमनेस है तो बता रहा है एनर्जी की डेफिशिएंसी हो रही है। ओके ओके। पेन और अगर रेडिएट होके आ रहा है, ज्यादा अगर शार्प तेज है पेन आ रहा है तो सिडेट करेंगे। तो मैम अगर दोनों हो तो पेन भी हो और जो है सेंसेशन नहीं हो तो तीनों क्लस्टर। वैसे बेटा उसको, आप जो बात है ना सुनीता की, उसको टोन ही होगा बेटा, पर फिर भी तू बेटर है उसको तीनों क्लस्टर कर। क्लस्टर 7, 8, 9 पे राइट हैंड पे। ओके ठीक है। ऐसे ही किसी को लंबर में प्रॉब्लम हो तो कौन से उस पे लगाएंगे हम? कौन बताएगा? अब आशना बता देगी। आशना बता दोगी?
बेटा तू म्यूट ही रहती है, अनम्यूट कर लिया आशना। आज आशना ने अपने आप को, चलो अब इंदू जी बताएंगी। इंदू जी आप बताएं, लंबर में पेन आ रहा है। मैडम RMM 2 और 3 में। वेरी गुड, क्लियर हो गया सबको? कितना इजी है, बहुत यही इजी है चीज मैडम ये तो, बहुत इजी, और बताना लोकेशन भी मुश्किल नहीं। बहुत फिर इजी। पेज नंबर 139। So, मैम ये जो D है that is also lumbar, no? नहीं, डी मीन्स थोरेसिक, thoracic, okay, okay. इसको डोर्सल कहते हैं या थोरेसिक, है ना? तो D1 मतलब Thoracic. डोर्सल, डोर्सल 1, डोर्सल 2, Okay, got it, yeah. ठीक है? मैम नेक्स्ट पेज पे। मैडम हाँ हाँ अगर जी। बैक साइड में दर्द हो स्पाइन कमर राइट की साइड तो में आएंगी क्या? लंबर एरिया ही होएगा ना वो। नहीं नहीं, पहले एक बार इंदू जी पूछ ले, फिर विनोद जी पूछ ले। हाँ इंदू जी अब आप। अगर डायफ्राम से ऊपर की तरफ कमर में दर्द हो तो उसमें हाँ 2-3 लगेंगे RMM। देखिए, कमर का लंबर का दर्द होगा ना, तो जो आप आम भाषा में बोलते हैं ना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, वो मतलब लंबर है। ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड, पीछे की, हाँ, बैक में। पीछे हो या ऊपर हो, मतलब जब हाँ आप कमर बोलते हैं, हाँ कमर का मतलब है जब हम अपने ऐसे हाथ रखते हैं, हाँ जी, ये हाँ बोलते जी, हैं ना मेरे कमर में दर्द, हाँ हाँ, तो ये है आपका लंबर। लंबर है ना। हाँ, तो जहां 2-3। आपका, आप अपनी रिस्ट को सब लोग ऐसे करें, ऐसे जहां पे आपकी रिस्ट मिल रही है, ये ये है आपकी थोरेसिक का एंड और लंबर का शुरुआत। अपने हाथ ऐसे रखें। नहीं नजर आ रही मैडम, आप पूरा नहीं नजर आ रहे। अब मैं दिख रही हूँ आपको? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने ऐसे रिस्ट पकड़ी है ना, हाँ यहाँ पे सीधा रखा, तो रिस्ट हाँ, में ये पीछे से दिख, ये है अच्छा, मेरा, ये है मेरा कमर का एरिया, ये है लंबर, यहाँ तक लंबर का एरिया। ये है लंबर, है ना? उसके बाद सेकंड शुरू होता है। ठीक है मैडम, ठीक है। तो मतलब वही, अगर ऊपर की तरफ पेन है तो 2-3 RMM में चलेगा ना। वो थोरेसिक हो जाएगा, इससे ऊपर होगा तो थोरेसिक वाला एरिया होगा। मैम उसमें वो हम लोग 7 ले सकते हैं ना, RMM 7 शोल्डर 7 ले, नहीं नहीं, तो लंबर का बेटा तो मैडम 2-3 मान लो दिया हुआ है। यहाँ पे दर्द आ रहा है बेटा, तो थोरेसिक लोगे ना, हाँ, फिर आप 7 लोगे बेटा। वही पर थोरेसिक तो बहुत बड़ा है ना बेटा, 1 to 12 है। हाँ, तो अगर 1-2 में आ रहा हो, जैसे शोल्डर जहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो हाँ, वहां पे 1-2 आ जाता है फिर ना, तो फिर 7 ले ले। मैं उसी की बात कर रही थी। हाँ हाँ, मैम माय क्वेश्चन। अब विनोद पूछ बेटा। हाँ मैम, जैसे कि अगर स्पाइन का है तो फिर राइट मेगा मेरिडियन पे करेंगे, हाँ और बेटा, और लेफ्ट का लेफ्ट का होगा, ब्रेन का। ओके अभी आतरे पढ़ाएंगे ना बेटा, बहुत अच्छे मैम, से पढ़ाएंगे। जैसे स्पाइनल नर्व, तो ये तो नर्व तो ब्रेन से रिलेटेड है। नहीं बेटा, हमने लिया क्या, हमारा आपकी बारी जो था हमारे दिमाग में न, आतरे में आप देखोगे बहुत से तरीके से लिया हुआ है। तो जब हमने, हमारा आपकी बार है नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम दो चीजों से बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइन। जैसे ये बुक है आपकी, ये भी नर्वस सिस्टम है, जैसे हमने पहले पढ़ी थी ना सर्कुलेटरी सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर है। तो नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइन से बना हुआ है। तो दोनों में से कौन सा होमो होगा, कौन सा हेट्रो होगा? तो ब्रेन हमारा हेट्रो होगा, क्योंकि ब्रेन ऊपर का पार्ट है और स्पाइन उसके नीचे की पार्ट है। तो स्पाइन को हमने RMM में ले लिया और ब्रेन को लेफ्ट मेगा में। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब मैडम अगले पे। सर्वाइकल, सॉरी मैडम, आपने कहा था ना लंबर में अगर 2-3 में लेंगे ना, अगर बैक में पेन हाँ हो जी, तो हाँ जी, 2-3 RMM राइट साइड, राइट मेगा मेरिडियन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 2-3। ठीक है ना? जब बहुत तेज दर्द आ रहा है तो सेडेट कर दो, और बहुत दिनों का हो चुका है तो हो सकता है टोन भी हो रहा हो, तो आप टोन भी करके देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो स्टार मैग्नेट तो कहीं नहीं गए, क्लस्टर अपने पास क्लस्टर, रखो। क्लस्टर बेटर रहेगा ना, बड़ा एरिया है। क्लस्टर, हाँ, क्लस्टर जैसी कोई एरिया मैग्नेट नहीं है, कहीं भी फिट कर, है ना? मैम एक डाउट है, मैम ये जो हम ब्रेन को हेट्रो ले रहे हैं और उसको स्पाइन को होमो ले रहे हैं, तो उसका क्या है, मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा है, हेट्रो क्यों ले रहे हैं ब्रेन को? बेटा दो चीजों को ही ले रहे हैं हम, सिर्फ नर्वस सिस्टम को, ठीक ओके, है? तो नर्वस सिस्टम में दो ही चीजें हैं,
एक स्पाइन है, एक हमारा ब्रेन। ट्रेन में, हाँ हाँ, ठीक है, अब ब्रेन कहाँ है बेटा? ऊपर, और स्पाइन है नीचे। राइट, तो ऊपर जितना पोर्शन होता है वो क्या होता है? यांग पोर्शन होता है बेटा, और यस नीचे यस, का पोर्शन इन होता है। उस बेसिस ओके पे ओके हमारा ब्रेन हमारा यांग है और स्पाइन हमारी इन। ओके, गॉट ठीक इट, है, गॉट, मैम यस इसका मतलब यांग हेट्रो है और इन जो है वो होमो है। हाँ। मतलब नाम उसको अलग दे दिया। नहीं, वो असल में क्या था, डॉक्टर वॉल का दिया हुआ है, हेट्रो जो वो होमो। हाँ न्यूट्रल कर दिया बीच वाले को, हाँ, और बीच वाले को न्यूट्रो बोलते थे, तो बहुत सालों तक वही बोलते हैं। काफी किताबों में हेट्रो होमो न्यूट्रो ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों वर्ड्स आप लोगों के सामने बोल दिए कि हम किताब पढ़ रहे हो, ये नया वर्ड कहाँ से आ गया हेट्रो होमो। तो हेट्रो आपका यांग है, हेट्रो होमो आपका इन है, न्यूट्रो आपका पिथ है, या जो बीच वाली कोई भी बात होती है इन दोनों के बीच की, उसको न्यूट्रो बोलते हैं। प्रोफेसर पाक कहते थे कि कोई भी इंसान होमो नहीं रह सकता, कोई भी इंसान हेट्रो नहीं रह सकता। हेट्रो होमो वाला भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हेट्रो वाला भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो अपने आप को न्यूट्रो करने की कोशिश करेगा वही बच पाएगा। है ना? कोई ऐसा सोचे मेरे को तो किसी इंसान की जरूरत नहीं है, मैं अकेला रह सकूं, वो अकेला रहते रहते भी मर जाएगा। हमने अभी सबने देख लिया कोविड में, जहां अकेले वाले लोगों को कर दिया, सब बीमार होकर बिना मतलब सबकी डेथ हुई, है ना? और सारा दिन कोई हेट्रो नहीं रह सकता, हर रोज चेंज चेंज चेंज। तो आप क्या बोलते हो, स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो धीरे धीरे उसकी बातों में भी आपको, आज मैं एक चीज पढ़ाती हूँ, कल अपनी बात को बदल के मैं दूसरी बात पढ़ाने लग जाती हूँ। तो इतना हेट्रो भी, आप बोलोगे अरे रहने दो इसके, तो पता नहीं कल क्या बना लेगी, है ना? ऐसे ही होता है। तो जब आपके ऐसे वो हो तो वो भी जीवित नहीं रह सकते, उसको भी न्यूट्रो तक आना ही पड़ेगा। अब अगला है आपके पेज पे बुक के तो 139। बहुत सारे पेजेस हो गए। बुक के बहुत सारे पेजेस हो गए। हाँ 114 से लेके 146 तक हो गए। अभी तो अपने 433 हुआ है हम अभी हमने। ब्रिलियंट है, हम बहुत ब्रिलियंट है ना, इसलिए हाँ 45 पर। देखो कुछ ज्यादा तो हम पढ़ा नहीं रहे, पढ़ना बस एक। पड़ेगा ना कितना सारा। और अभी आज तो कुछ समझ ही नहीं आई, इतनी अरे सुषमा जी डिस्टर्बेंस बहुत एकदम सारे से। पेजेस स्किप हो रहे हैं ना, तो स्पीड फास्ट हो गई है। पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा। मैम तो फ्रैक्चर के लिए जो आपने बताया है, तो 3, 5, किसके लिए बेटा? मैम फ्रैक्चर के लिए ट्रीटमेंट जो है, सैक्रल के लिए? नहीं किसी के लिए भी, जैसे फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर हो गया, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बेटा, 2 6 सेडेट, 3 4 5 7 टोन। 3, 4, 5, 7 टोन। हाँ बेटा, कहीं भी फ्रैक्चर हो इस प्रोटोकॉल को रट लो बेटा, यही लगता है ना? अभी हम बहुत सारे फ्रैक्चर पढ़ाएंगे, तो फ्रैक्चर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा। तो सिर्फ मैं बताऊंगी देखो यहाँ से ये बोन जा रही है, इसकी ये बोन जा रही है, तो आपको बड़े सारे फ्रैक्चर मिलेंगे। जैसे अभी सब कह रहे हैं रेडियल और अल्नर में फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर वो हम जब पढ़ाएंगे तो फिर वो फ्रैक्चर का प्रोटोकॉल नहीं बताऊंगी, अब वो सिर्फ बोल दूंगी यहाँ प्रोटोकॉल लगा दो। बोन स्ट्रक्चर पढ़ाएंगी मैडम मैम, फिर बताएंगी कौन से किस उस बिना पे आती उसके है। ठीक, बिना हाँ, प्लास्टर फ्रैक्चर के। बिना उसके ठीक हो जाएगा। बिना प्लास्टर के फ्रैक्चर ठीक हो सकता है आपके एक्यूप्रेशर से, 100%। इसके साथ आप जोड़ना चाहें चाइनीज का किडनी यांग जोड़ दें, बड़ी जल्दी जुड़ जाएगा। एक हमारी थेरेपिस्ट है जो अब सेंटर की नहीं रही हैं, कोई बात नहीं, पर वो बहुत सीनियर रही हैं। उनका नाम था अर्चना दुबे। यस, उनको चोट लग गई थी, उनके घुटने फ्रैक्चर हो गया था, उन्होंने कोई प्लास्टर नहीं लगवाया। उन्होंने रेस्ट जरूर किया पर कोई प्लास्टर नहीं लगवाया, और 3 महीने में उन्होंने पूरा अपना फ्रैक्चर ठीक कर लिया। उन्होंने किडनी यांग लगा लगा के अपना फ्रैक्चर ठीक कर लिया। और सिर्फ किडनी यहाँ से ही ठीक हो गया? वो आयुर्वेदा लगाती नहीं थी। ओके, जैसे होता है ना कि किसी को एलर्जी होती है, हाँ हाँ हाँ, उनको आयुर्वेदा से एलर्जी थी, इसलिए वो लगाई नहीं।
लगाती तो जहाँ उन्होंने तो 3 महीने में ठीक किया वो 1.5 महीने में ठीक कर लेती। तो किडनी यांग क्यों किडनी यांग सिलेक्ट किया, कोई बताएगा मेरे को? बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कैल्शियम वगैरह को देने के लिए, बेसिकली फंक्शन को बढ़ा दिया। कैल्शियम कहाँ पे होता है? Wholeness कैल्शियम बढ़ाई, कौन बनाता function है? बढ़ाया। कैल्शियम कौन बनाता है? K3 मैम, कैल्शियम तो पैराथायराइड। कैल्शियम तो किडनी एसेंस बनाता है। किडनी एसेंस। मैं यही कहने लगी थी, किडनी सेंस भी लगा दो यांग के साथ तो बेटर नहीं हो जाएगा? नहीं, उन्होंने किडनी एसेंस भी लगाया, ऐसी बात नहीं है। किडनी यांग इसलिए सिलेक्ट किया था उन्होंने इनिशियली कि आपको मैंने पहले भी समझा, जो चीज अचानक होती है वो यांग में आती है, और जो आपको पता होती है, जैसे नी में पेन बहुत टाइम से है, वो तो इन प्रॉब्लम हो जाएगा, पर ये हड्डी अचानक टूटी तो यांग लिया उन्होंने, किडनी यांग। और किडनी इसलिए ली कि वाटर का बोन्स के साथ वो तो है? बोन्स का कनेक्शन ही किडनी से है ना, इसलिए। हाँ, इसलिए ली। ठीक है ना, क्लियर हो गया? और तो किडनी किडनी सेंस यांग, लगा दे तो और भी न्यूट्रिशन हाँ अच्छा नहीं, मिलेगा। किडनी एसेंस लगाया उन्होंने, क्योंकि वो सिर्फ आयुर्वेदा नहीं लगाना चाहती है, किडनी यांग और वो लगाया था उन्होंने। मरमा लगा लो 1। नहीं नहीं, वो मरमा भी नहीं लगाती। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, FMC 1 लगा लो। उनको एलर्जी है बहुत सारी चीजों से। मतलब ऐसे ऐसे भी होते मैडम, एक्यूप्रेशर करने वालों को भी एलर्जी होती है। अरे हाँ, वो बस वो पहले उनको छोड़ गई पता नहीं है थी। ना कि FMC 7 और FMC 8 लगा दूंगी ठीक हो जाएगी, पर उन्होंने यूज ही नहीं किया। लगा लेती 7 से 8 तो एलर्जी भी ठीक हो जाती और जल्दी फास्ट ठीक हो जाती। ठीक है, अब अगला पढ़े हम। बस एक बात मेरी सुन लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ेगा। पेज नंबर 139 को देखिए जरा ध्यान से, जो मैं बहुत दिनों से समझा रही हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों को दिख रहा होगा सर्वाइकल का पोर्शन क्या क्या कंट्रोल कर रहा है। मैम कौन से पेज पे है? इसी का अगला पेज 143 सेम नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस हाँ, सिस्टम। यही जो हम पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से कि स्पाइन की नर्व्स कैसे जा रही हैं, है ना। आपके सर्वाइकल का जो एरिया है वो आपके आइरिस मसल। मैडम पहले सिंपैथेटिक भी करा दीजिए ना, सिंपैथेटिक भी तो है ऐसे। हम लोगों ने फर्स्ट डे पढ़ा था ना, अब मैं ये सिर्फ वापस आपको याद दिला रही हूँ कि देखिए सर्वाइकल का पोर्शन आपके पूरे फेस एरिया को कवर कर रहा है। कभी कभी आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो रही होती है तो आंखों में भी दिक्कत हो रही होती है, सर के ब्लड वेसल्स, हेड की, उसमें भी सलाइवरी ग्लैंड आपका, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और नेजल म्यूकोसा, ओरल एंड नेजल म्यूकोसा में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आपके यही काम आ रही है। मतलब सर्वाइकल पूरे फेस वाले रीजन को कंट्रोल करके बैठी है। Nasal mucosa is also connected with cervical. Okay. हाँ हाँ, है ना। जैसे आपका ठीक नहीं हो रहा, आपने बड़ी चीजें कर ली, तो एक बार इस सर्वाइकल को भी लगा के देख लीजिएगा, हो सकता है उसी से ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि C7 तक आपके फेस पे आ रही है। हम लोगों ने बहुत तरीके से फोटो में देखा था उस दिन, आपने एज ए नर्व देखा था, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जो 3 नसें आ रही हैं, तीनों का भी कंट्रोलर आपका सर्वाइकल ही है। नेजल म्यूकोसा क्या हुआ मैडम? म्यूकोसा ये आपके जो नाक से निकलने वाला जो ग्लैंड है, नाक से जो म्यूकस निकलता है उसको, है ना, ओरल और नेजल। अब आपके अगला लिखा हुआ है थोरेसिक 1। थोरेसिक 1 जो है वो हार्ट को पकड़ रहा है और लंग्स को, दिखाया ना, Yes, ma'am. है ना। थोरेसिक 5 से लेके थोरेसिक 12 तक स्टमक, लिवर, आपकी इंटेस्टाइन, स्प्लीन, एड्रिनल मेड्यूला, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब आपके नीचे तक थोरेसिक 5 to 12
इस एरिया को कंट्रोल कर रहा है। ये मैडम जो आइरिस मसल है, ये कौन सा एरिया, मतलब किस इसमें आता है? T1 से तो सर्वाइकल, ये सर्वाइकल। पर इसमें लिखा नहीं हुआ सर्वाइकल का। अब उन्होंने एक एक नहीं लिखा है, पर हमने अच्छा, बहुत फोटो देख लिए हम लोगों ने, ठीक है, है ना। ठीक है मैडम। थोरेसिक वाला समझ में आ गया। मतलब थोरैक्सिस से पहले वाला सर्वाइकल है हाँ जी, एरिया, हाँ जी, हाँ जी। हार्ट से पहले वाला। थोरेसिक रीजन। लंग्स में और हार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो थोरैक्सिस हाँ बेटा, 1 और 2 भी लिया तो भी कवर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 1 2 3 4 चारों, ओके। है ना। जो हार्ट लंग्स सबको जाएगा बेटा, उस वाले रीजन में, चेस्ट रीजन को पकड़ता है। 5 से लेके 12 तक आपकी इंटेस्टाइन। अब देखो, जो आपका लंबर वाला ये थोरेसिक वाला 12 इसको देख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो लंबर 1 भी उसी को देख रहा है। तो डाइजेस्टिव इशू इससे हो जाएंगे मैडम? 5 6 बिल्कुल 7। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आपको जो इजी लगता है वो आप करिए। जैसे अभी आपको आरएमएम बहुत इजी लग रहा था, तो आप उस एरिया को लेते हुए भी आप किसी को बता सकते हैं क्लस्टर लगाना, है ना। किसी को भी हाथ बना के भेज दिया, हाथ में बना हुआ है, उसको बोलो यहाँ पे एक क्लस्टर लगा दो, है ना। यदि क्लस्टर नहीं है तो मटर भी लगा सकते, चना लगा ले, ठीक है। ठीक है। तो कोई भी इजी वे आप यूज कर सकते हैं, एक आपके पास नहीं है। और सर्वाइकल सर्जरी की बात आ गई है, यहाँ लंबर की सर्जरी की बात आ गई है, तो आपके पास एरिया ही एरिया दिए हुए हैं भगवान ने, आप उसको ले और उसको यूज करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ लिया, यहाँ पढ़ लिया, फिर एक छोटा सा और चीज पढ़ लेते हैं, बस पढ़ ले मैम, सुषमा मैम, छोटा सा। छोटी छोटी करते आगे बढ़ते जाओ, आज का ये देखिए, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अगले पेज पे देख लेते हैं। लिखा हुआ है RMM 0 कहाँ कहाँ देख रहा है, कौन से एरिया को कर रहा है कवर। कहाँ पे है? मेरे को बुक में तो मिल नहीं। 145 145। ठीक है। RMM 1 कहाँ कहाँ पे देख रहा है, कमर दर्द के साथ आपके सब दिख रहा है, सबको क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 सबने और देख 2 लिया अच्छे से। दोनों एक पे ही जा रहे हैं। 1 और 2 ना, RMM 1 और 2 दोनों लेने पड़ेंगे। बैक पेन, थाई पेन, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। हाँ मैम जैसे आरएम, सॉरी, हाँ आप नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। मैम ये जो बैक पेन एंड किडनी एलिमेंट्स हैं, तो उसमें किडनी स्टोन भी रहता है RMM3 पे? बिल्कुल बिल्कुल, किडनी के कोई भी एलिमेंट के लिए। ओके। बस मैं 5 चाय रखने बता रही। ठीक है। एक छोटी सी चीज है जिसको हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतने पढ़ा वर्ड्स हैं ऐसे दीजिए, मुश्किल मुश्किल, तो पढ़ा फिर वो दीजिए, थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। नहीं, अगली क्लास में सारा रिपीट करवाएंगे। पढ़ने को टाइम मिलना नहीं है, समझ कुछ आता नहीं नहीं। नहीं, बहुत बहुत इजी है, बस हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम RMM LMM आत्रे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही घुमा दिया, जब आत्रे पढ़ेंगे तो फिर बहुत अच्छे से तभी पढ़ेंगे। तो घूम गया अभी दिमाग। नहीं, बस इतना इजी, बस एक छोटी सी बात बता दी। कभी आपको कुछ बताना हो किसी को, जब तक हम आत्रे में पहुंचे तब तक आप छोटी छोटी चीजों से इलाज कर सकते हैं। तो एक लास्ट पढ़ लेते हैं, पेज 143 में, क्योंकि ऐसे वर्ड्स आपको जब आएंगे तो आप बोलेंगे कहाँ से आ गया ये मैडम नया वर्ड। एक चीज पूछनी थी, इसमें अपर बैक पेन जो लिखा है वो RMM 4-5 पे लिखा है, 5-6 पे लिखा है, हाँ जी, और हमने पहले जो देखा था उसके हिसाब से 2-3 पे आ रहा था। नहीं लंबर है, अपर बैक इनका मतलब थोरेसिक से है। 6 है। अच्छा थोरेसिक का प्रॉब्लम है तो उसको बोल। अच्छा, लंबर का नंबर से तो लोअर बैक हो जाएगी ना, नंबर तो
लंबर जो होता है वो लोअर बैक के लिए कहलाता है। लंबर से नीचे लंबर, सैक्रल, कॉसेक्स, ये लोअर बैक में आता है। थोरैसिक और सर्वाइकल आपके अपर बैक में आता है। मैंने आपको बोला जहां आपकी एल्बो टच कर रही है उससे ऊपर जितना एरिया है वो थोरैसिक और सर्वाइकल का है। सर्वाइकल, तो उसका उसके लिए RMM 5-6 यूज होगा। हाँ जी, पर उधर तो मैडम हमने देखा था RMM 2-3 होगा। नहीं RMM, देखिए इंदु जी, RMM 2-3 तब होता है जब वो लंबर एरिया में पेन होगा ना। कमर दर्द मैंने आपको बताया कि कहाँ से कमर दर्द, ये नीचे वाला पोर्शन लंबर का है, ये ऊपर का एल्बो जहां रख रही है उसके ऊपर का पोर्शन सारा थोरैसिक। अब आपके पेशेंट को जहां से दर्द आ रहा है उसको ध्यान से देखें और उसके अकॉर्डिंग RMM और वो RMM ठीक सिलेक्ट करें। ठीक ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं स्क्लेरोसिस। पेज ना, हाँ, पेज 147। 147। 147। Sclerosis is an abnormal lateral curvature of the vertebral column. आपका जैसे कुब बोलते हैं आप लोग, कुब निकल आता है ना, ये भी कमर, ये भी स्क्लेरोसिस का ही एक पार्ट है ना। जब आपकी वर्टिब्रास एक साइड हो जाए, राइट साइड हो जाए या लेफ्ट साइड हो जाए, निकल जाए अपने उससे, तो उसको कमर का टेढ़ापन कहते हैं। ये हो सकता है कंजेनाइटल हो, मतलब सिंस बर्थ से, जब बच्चा पैदा होता है उसकी स्पाइन ही टेढ़ी हो। इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एबनॉर्मलिटीज ऑफ द चेस्ट वॉल, जेन टू यूरिनरी ट्रैक्ट एंड हार्ट डिजीज। ये इस एरिया के लिए भी मानी जाती है। यहाँ पे कमर का टेढ़ापन है तो यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट वॉल में, हार्ट डिजीज में। In children with cerebral palsy or polio, sclerosis is seen as central or peripheral nerve abnormalities. क्योंकि नर्व्स का टेढ़ापन हो जाए, एक तो था मांस का, एक नर्व्स का टेढ़ापन हो जाए, तो ये पोलियो में देखने को मिल सकता है। पैरालिसिस सेरेब्रल पाल्सी, जिसको बचपन से ही जिनके ब्रेन का कमजोर होता है उनमें मिल सकता है। When muscle is abnormal, it is not in alignment with the vertebral column, hence curvature develops. There is a rare case as muscular dystrophy. Muscular dystrophy में ये rare case हो सकता है, otherwise ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, other disorder that can produce sclerosis including bone tumor, spinal cord tumor, brachial disc protrusion, इन सब में ये आपको कमर का टेढ़ापन मिल सकता है। सामान्य रूप से इसके कारणों का ज्ञान नहीं है। विशेष रूप से स्पाइनल कॉलम का निर्माण हड्डियों द्वारा है, अतः हड्डियों के घटक प्रभावित होने पर रीढ़ की हड्डी के आकार में परिवर्तन, टेढ़ापन आ जाता है, जिसे हम स्क्लेरोसिस के रूप में देख सकते हैं। लेटरल भाग में टेढ़ापन होने के कारण नर्व फाइबर भी खिंच जाते हैं और ये खिंचाव निरंतर बना रहता है, जो कि पीठ व पैर के विभिन्न भागों में निरंतर दर्द का कारण होता है। संबंधित स्नायु के तंतु के अनुसार कमर तथा पैर के विभिन्न भागों में दर्द के लक्षण प्रकट होते हैं। सामान्य रूप से यह बीमारी लाइलाज मानी जाती है। विशेष रूप से आयुर्वेदिक के द्रव्य गुण कर्म सामान्य, विशेष व समवाय के दृष्टिकोण से इसका उपचार सरल व सुलभ है, किंतु हड्डी के ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए लंबे समय तक उपचार परामर्शित है। इसे खींचकर उपचार देते रहने से दर्द पर नियंत्रण पाना, श्रेय रीढ़ की हड्डियों के आकार में परिवर्तन आना सुगम व स्वाभाविक है। ये आपको अगले पेज में उसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। 247 सेडेट, 358 टोन। कभी कभी किसी का 1-2 भी हो सकता है। 1-2 सेडेट, 1-2-4-7 सेडेट, 358 टोन। यदि आपकी हड्डियां ही नरम हैं, हड्डियों को कैसा होना चाहिए? सॉलिड हार्ड, है ना। और हड्डियां नरम हो, नरम मतलब वन की जैसी हो। वन क्या है हमारा? वन के गुण इलास्टिसिटी हो। और क्या हो? सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट तो नहीं होना चाहिए ना हड्डियों को। वन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए तो भी टेढ़ापन आ जाएगा।
थोड़ा सा वेट ज्यादा हो गया, कमर का टेढ़ापन हो गया, है ना। तो कभी कभी 1-2 भी होता है, 1-2-4-7 सेडेट। अदरवाइज 2-4-7 सेडेट जो हड्डियों को कमजोर बना रही है, जैसे हड्डियों में पानी ज्यादा हो गया तो हड्डियां कमजोर हो गई, होता है ना जब दीवारों में। ना ऑस्टियोपोरोसिस वाला केस आ गया ना 2-4 वाला, तो हाँ हाँ वैसा ही होता है। पर इसमें आपका वो जो है ढांचा जो है वो बाहर निकल आता है, एक साइड से प्रोट्रूड हो जाता है ना, जिसको अपन कुब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैम टेढ़ापन है। हाँ जी जी। ये ट्रीटमेंट तो फिर किसी की हड्डियां बहुत सॉफ्ट हो और उसकी वजह से बहुत बैक एक आ रहा हो किसी को, तब भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना फिर? सेम सेम सेम, जैसे आप देखते हैं घर में जब पानी ज्यादा होता है तो दीवारें अपने आप झड़ती रहती, देखा है ना आपने, जिसको आप यस। कहते हो कि मेरे घर में बहुत ज्यादा सीलन है, सीलन में भी कोई चीज दिखती है। ऐसे ही जब आपके हड्डी दीवार रूपी हड्डियों में सीलन हो जाए, पानी भर जाए, 2-4 का ज्यादा हो जाए, वायु ज्यादा हो जाए, तो कैसी होगी दीवारें, मजबूत होंगी नहीं होंगी। तो उसको मजबूत करने के लिए हमने लगाया 3-5-8 टोन 2-4-7 सेडेट। ये ट्रीटमेंट है, सिंपल ट्रीटमेंट। तो मैम ये अगर हम फिंगर 5 और पिच जॉइंट पे लगाएं तो बोन्स की में ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा इससे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको अग्रवाल सर ने यही प्रोटोकॉल दिया है। वो रिंग फिंगर कफ जॉइंट आयुर्वेदा के हिसाब से, हाँ जी, किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट बोथ रिंग फिंगर कफ जॉइंट 2-4-7 सेडेट P5-8 टोन, हड्डियों की मजबूती। तो मैम जैसे कोई द पर्सन इज गेटिंग ओल्ड लाइक 60-70, तो उनको लगा सकते हैं ना, तो हड्डियां तो वैसे ही उनकी कमजोर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं आपको किडनी एसेंस बताती हूँ वैसे आप इस पॉइंट को भी लगा सकती हैं। ओके, आइदर किडनी एसेंस और दिस। हाँ हाँ, मैम दोनों लगा दीजिए, हमें तो एलर्जी है नहीं ना, हम सब तो 7 से 8 टोन करके बैठे हुए, इसलिए हमें कोई एलर्जी नहीं, हम तो दोनों लगा लें। मैम किडनी स्टोन्स की में जितने भी ये आते हैं सिम्टम्स, वो सब इससे रिलेट कर सकते हैं ना पॉइंट से? हाँ बेटा बिल्कुल, ओके ठीक है ना। तो आप ये लोग, बस मैंने इतना ही पढ़ाना था। लंबा स्क्लेरोसिस के अलग अलग आपको सारे हड्डियों के लिखे में जहां जहां से कुब हो सकता है निकल आता है, यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं। 146 से मेरे बुक के हिसाब से आपकी 148 149 है, वो हम मंडे को पढ़ेंगे, तो ट्यूसडे को, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछे, कितने क्या पूछने, 7 मिनट है आपके पास क्वेश्चन पूछने। पीछे का सारा रिपीट कराना है मैम। सारा फिर से रिपीट करो। हमें बुक में ढूंढते रह गए। क्या क्या ढूंढते? अच्छा चलिए, सबको होमवर्क, होमवर्क आज सब लोग होमवर्क लिखिए। ट्यूसडे तक आपको पेज 145 तक पढ़ के आना है, हिंदी की। और इंग्लिश की? इंग्लिश की 147 तक। रिकॉर्डिंग देखें या ये सुने? रिकॉर्डिंग भी मैम मेरे पे अब होमवर्क मिला है आपको स्कूल में, आप लोग जब लेक्चरर थी तो बच्चों को, हम लोगों को कितना तंग करती थी, ये होमवर्क है ये करके आना। कब किया था तंग? कोई नहीं किया था। हमने दिया। नहीं मैम, ट्यूटोरियल जब आपके सैटरडे ट्यूट्स होंगे, चलो पढ़ाई करो, तो कौन लेता था? सब लेक्चरर लेती। चलिए अब पढ़िए सब लोग, 145 तक कल पढ़ के आना सब। मैम वो जो वीडियो आप दिखा रहे थे, मेरे तो स्क्रीन पे फ्रीज हो जाता है वो, मेरे को तो फिर छोड़ना पड़ता, पहले लीव करो फिर ज्वाइन करो, उसमें निकल जाता है सारा, पता नहीं ये अच्छा क्यों। देखिए, मैं एक बारी आपको सारे वीडियोस भेज दे रही हूँ। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि हम कौन सी एक्सरसाइज नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसको कमर में आराम आया, इसने आपको बता दिया देखो ऐसे कर। तो मेरा मकसद सिर्फ इसलिए था कि एक बार आपको ये भी पता चले कि कौन सी चीजों से एक्सरसाइज करने से और गड़बड़ी हो सकती है। और दूसरा, आपकी वो जो आपने मुझे भेजी थी, रिपोर्ट भेजी थी, मैं उसी को ही समझाना चाह रही थी। तो मैंने ग्रुप में डाल दिए। देखिए मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आप लोग सब ग्रुप को यदि खोल सके साथ साथ, तो हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं, समझ में आएगा कि एक रिपोर्ट तो आप पढ़ लेंगे, फिर जो दूसरी रिपोर्ट्स भी होंगी मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको। सब लोगों को मिल गई रिपोर्ट्स? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। अब इसमें लिखा हुआ है
स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस आर सीन इन द फॉर्म, है ना, स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस हैं, एंटीरियर ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोफाइट्स बन गया है, एंड डिस्क डेसिकेशन, मतलब न अब आपके जो डिस्क का डेसिकेशन मतलब डीजनरेशन स्टार्ट हो गया है, डिस्क सूख रही है, चेंजेस एट ऑल नंबर डिस्क लेवल, सारे डिस्क नंबर के जो डिस्क लेवल है वहां सब पे ऐसा ही हो रहा है, डिस्क का डेसिकेशन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइपर इंटेंस सिग्नल, इमेजेस ऑफ लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी एंड फेस्टोपैथी, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझते कि ये आपके डीजनरेशन स्टार्ट हो गया है स्पाइन में। ब्रॉड बेस्ड पोस्टीरियर एंड फोरामिना डिस्क बल्ज विद पोस्टीरियर एन्युलर टियर, टियर भी है, कहाँ पे है, नंबर 3 और 4 में, along with ligamentum flavum hypertrophy, अभी हमने पढ़ा था ना कि कैसे हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो वहां पे एक तो टीयर बन गया और टीयर से हाइपरट्रॉफी, ये मैम ट्रीटमेंट कर रही है, उसकी वजह से क्या है कि वो जो डायमीटर है वो छोटा होता चला जा रहा है। आप देखिए पहले मैं बताया 1.5, उससे बाद और कम हो गया 1.2, इसके बाद अगले में और कम हो गया 1.0, उसकी वजह से जो डायमीटर कम होता जा रहा है वहां से जो नर्व जा रही होगी वो भी कंप्रेस होगी, तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, जैसे स्लिप डिस्क सियाटिका होती है वैसा वाला। तो आपकी जो सुषमा मैम ने ये ट्रीटमेंट कर रही हैं और उससे बहुत आराम। सुषमा मैम बताएंगी कि क्या ट्रीटमेंट किया है, मैम को सिर्फ रिपोर्ट पढ़नी नहीं आ रही थी, तो मैंने ये तो अभी वो लेटेस्ट लेके आई थी, मैंने तो उसको वैसे ही पसंद किया तो था। आप वैसे ही लगा रहे, तो मैं यही बता रही हूँ कि मैम ने क्या ट्रीटमेंट किया, आप मैम से ही समझते हैं, तो मैम की वजह से उसको बहुत आराम है। आप लोग अब सुन लीजिए मैम ने क्या किया उसका ट्रीटमेंट। मैं फिर लेके आती हूँ क्या लेके हाँ हाँ, आई। ये था, ये डीजनरेशन है हो रहा है उसकी स्पाइन में, और मैम ने इसका ट्रीटमेंट किया है और उसे आराम है। मैडम इतने तक किडनी आंग के आप पॉइंट बता देंगे जो अभी आपने बताए थे, K3 नहीं जो अभी बताए थे इस पे रिंग फिंगर पे, रिंग फिंगर में किडनी आंग नहीं, किडनी एसेंस के बताए थे। 358 टोन, 358 टोन, हाँ जी, 247 sedate, कौन से उस पे फिंगर पे, both ring finger cuff joint, बोथ रिंग फिंगर कप जॉइंट, ठीक है, ये किडनी एसेंस है। हाँ जी हाँ जी, ठीक, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये मैम बता रही हैं आप क्या ट्रीटमेंट किया। जो मैंने लेटेस्ट दिया है वो बता रही हूँ, पहले जो मैं कर रही थी वो अलग अलग था। जब हमने सर्कुलेशन शुरू किया था तो फिर मैंने इसका ये लेफ्ट लेग पे उसमें ज्यादा पेन थी, तो फिंगर 3 पे मैंने वर्टिकल मेरिडियंस को चेक करके सर्कुलेशन का देखा था, तो सर्कुलेशन के उसमें उसके 6, 7, 8, 9 वर्टिकल्स में पेन आ रही, मतलब वो नोड्स दिख रहे थे और पेन भी थी, पर उससे इतना फर्क नहीं पड़ा था उसको अगर मैंने उसमें लगाया था सर्कुलेशन में। फिर उसके बाद मैंने ऑपोजिट फ्लो देखा था, ऑपोजिट फ्लो से उसको बहुत फर्क पड़ा था। ऑपोजिट फ्लो में उसमें आया था फिंगर, अच्छा ये तो सर्वाइकल का लगाया है मैंने साथ में, तो फिंगर 3 पे 3, 6, 7 ऑपोजिट फ्लो लगा था, उसमें 3, 6 टोन 4, 5 से डेट लगाया था। ऐसे ही आपकी करुणा मैम आज जुड़ी नहीं है, उन्होंने अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट किया, मैं आपको उनकी 2 टंग की फोटो भेज, आप देखिए कि आश्चर्य रूप से उन्होंने सर्कुलेशन का इस्तेमाल करते हुए इतना चेंज लाई है इतनी जल्दी, क्योंकि कितने प्रोटोकॉल पहले लगा चुके थे, आराम नहीं आ रहा था, अब इतनी जल्दी जल्दी उनके टंग में चेंज आ रहा है उनके हस्बैंड के, ये सिर्फ सर्कुलेशन की मेडिटेट पढ़ के। तो ऐसे ही मुझे उम्मीद है अब जब आप आत्रेय आप पढ़ेंगे तो आत्रेय भी का ट्रीटमेंट ऐसे ही करेंगे, और जैसे अभी चरक का कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना, इजी और है ना। मैं आप सब लोगों को उनके हस्बैंड की टंग की फोटो भेज रही हूँ। जी बेटा, बोल बेटा। पोर्टल वेन पे जो किया था वही ना मैम? हाँ हाँ वही, ये मैं आपको मैंने भी वही, उनको मैंने भी वो ट्रीटमेंट प्रॉब्लम दिया क्या उस थी पेशेंट मैडम? को।
बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनको। आप लोग एक बारी उनका टंग की फोटो देखिए, करुणा मैम कर रही हैं खुद ही। करुणा मैम ने आज आपके को सामान बोला था आपको भेजने के लिए आपके थ्रू। इंदु मैम हाँ आप आ जी। नहीं रही है, ड्राइवर के हाथ भेज नहीं दूं? नहीं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। ये मैं आप लोगों को टंग भेज रही हूँ और आप लोग देखिए कि उनकी टंग का ये मैं डेट के साथ भेज देती हूँ। पहली टंग है उनकी 5 अप्रैल की। तो ये ट्रीटमेंट उन्होंने खुद बनाया खुद या किया आपने? है। वेरी गुड वेरी गुड। मैं उनकी हेल्प कर रही थी, पर देखिए कर तो वही रही हैं। ये 5 अप्रैल की टिकट भेजी है मैंने आपको, 5 अप्रैल की, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया। ये तो बहुत डार्क कलर में आ रखा है। दिखाना आप लोगों को, ये 5 अप्रैल का है, ठीक है। ये तो कटी और बटी है, बहुत कटी बटी हाँ, है। और अब मैं ये भेज रही हूँ आपको, पैथोजन भी है। ये इस वेडनेसडे का है। ये टंग ये तो एकदम साफ हो गई। नहीं, और उन्होंने पैथोजन तो अभी भी है। नहीं, पैथोजेंस है, पर आप ऐसे सोचिए कि बहुत जल्दी इन्होंने चेंज किया है। ब्लैक से मैम एकदम पिंकिश आ गए। मैम हाँ। पॉइंट हाँ, लगाते लगाते ही आपको टंग में फर्क बहुत दिख जाता है। वो जो बहुत दिख सर्कुलेशन जाता था है। ना वो हाँ मैंने लगाया हाँ, इसलिए ये बिल्कुल। देखा। ये बहुत जल्दी चेंज, ये देखिए कितने दिनों के बीच का चेंज है ना। कोई डेट आप सोच सकती है, 5 अप्रैल की डेट है और आज क्या है, हाँ, मतलब 10-15 दिनों के अंदर उन्होंने इतना चेंज कर जैसे पहले टंग काफी जैसे डार्क कलर की थी, ब्लूइश, अभी जैसे हाँ पिंकिश हो गई है। ओके। हाँ, है ना। बहुत साफ हो गया और तो रेडिश हो गई है पहले स्टेसिस से। को, हाँ, स्टेसिस को साफ किया है उन्होंने, और कितने कम टाइम में। तो ये करुणा मैम ने सर्कुलेशन के समझ के और लगाया था, और बहुत अच्छे रिजल्ट। ऐसे ही आप सब भी भेजा करिए, और सबके मैं फोटो दिखाती रहूंगी आप लोगों को कि कितना अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों के लिए खूब खूब धन्यवाद। मैं आज थैंक की यू। क्लास यहाँ पे खत्म करती थैंक हूँ, यू मैडम। है ना। और हम समझेंगे, मैं आपको वीडियो सारे भेज रही हूँ, आप सब लोग वीडियो देखिए। एक्सरसाइज के मैम भेज दीजिए वीडियोस जो भी है। हाँ हाँ मैम आप कॉल कब करोगे? हाँ बेटा, आज आज ही कर दूंगी पक्का तेरे को बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। और वो किसी स्टूडेंट का फोन आया था बेटा, तेरे तूने भेजा था ना शायद किसी को बेटा, हाँ उसने कहा डॉक्टर विनोद ने, हाँ बेटा उसका फोन आया था, मैंने उसको बता हाँ दिया। ठीक है बेटा, मैं हाँ अभी बात करती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है ठीक मैम, है, कोई प्रॉब्लम। ओके 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 ओके, ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पर ओके मैं ओके इतना मैम। पूरी क्लास थैंक यू रिपीट करने मैम। को तैयार रही है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं पढ़ूंगी भी नहीं, सुन भी नहीं 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 पाऊंगी। मैम, होमवर्क होमवर्क मिला है आपको होमवर्क करने के लिए। होमवर्क करना तो भूल गए। कभी जो किया 145 तक पढ़ लेगा उसको बाद में हम लोग सब क्वेश्चंस का जवाब देंगे। कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करना है मैडम, कौन से पेज से? 1 to 145। हेलो 1 to 1। तो ओके मेजर मैडम। हेलो जॉइंट्स वाले से। हेलो। ओके ओके बाय थोड़ी बाय। देर में भैया, अभी क्लास चल रही है। हाँ जी ओके जी, थैंक हाँ जी यू। हाँ जी हाँ जी। एवरीवन थैंक यू। 114 से इंदु जी, 114 से लेके 145। 148 148 47 तक 147। 48 114 से या पेज नंबर 1 से? पेज नंबर 1 2 से 114 से। पेज 1 से इतना कौन पढ़ पाएगा? मैम। वो हाँ, मैम ने बड़ा सुना मुश्किल सुना मैम चले गए। पेज मैडम 114 ने तो पेज 1 से बोला है सुषमा जी। नहीं नहीं नहीं, 12 को 114 12 12 14 14 14। 114। उससे पहले का तो लास्ट टाइम कर लिया था ना। अच्छा, 114 से। 114 से मेजर जॉइंट्स कर रहे हैं ना आज। चलो, इतना इतना भी कर लेंगे तो बहुत है। बहुत है, उतना तो पढ़ ली कम से कम। मंडे को पढ़ा देना विनीता जी, अगर वो लगा रहे हो कर रहे होगे तो। मैं एक्चुअली जा रही हूँ मैम, आई एम लीविंग ऑन संडे फॉर 15 अच्छा डेज। वो कहाँ एक जा रहे हो? थोड़ा घूमने, बेटा आ रहा है तो सिंगापुर बाली कौन वगैरह सा थोड़ा रास्ता है, हाँ। कहाँ चलो, ले जा रहे तो एंजॉय मैं करो। तो घूमूंगी 15 दिन इसलिए
बड़ी गड़बड़ है। और रात में बुक भी नहीं आया, तभी मैं मैम से पूछ रही थी एटलीस्ट बुक तो हाथ में होना चलो चाहिए। जी, ओके बाय ओके जी, थैंक बाय। यू, बाय एवरीवन। बाय बाय।